स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आप सब जानते हैं कि हमने प्रीलिम्स थ्रू MCQ के नाम की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अब आप पूछेंगे कि सर ये सीरीज का फायदा क्या है? क्या प्रीलिम्स को MCQs की प्रैक्टिस के थ्रू कवर किया जा सकता है? क्या प्रीलिम्स की तैयारी MCQs की प्रैक्टिस से हो सकती है? हम पढ़ेंगे क्या? दोस्तों, आपको ये बड़ी क्लियरली मैं बता दूं कि आप जितना मर्जी पढ़ाई कर लो, जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ लो, जितने मर्जी नोट्स पढ़ लो, लेकिन जब तक वो पढ़े हुए को आप यूज करना नहीं जानते, उस ज्ञान को कैसे यूज किया जाना है MCQs को सॉल्व करने के लिए, जब तक इस चीज की कैपेबिलिटी, इस चीज का आर्ट आप नहीं इंकलकेट करते, तब तक प्रीलिम्स की तैयारी आपकी अधूरी है। रीड करना, रिवाइज करना, ये सब नेसेसरी है, लेकिन MCQ सॉल्व करने की कैपेबिलिटी को एनहांस करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये सीरीज की मदद से हम डेली कुछ MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। आप सब जानते हैं कि इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए हमने यूपीएससी का जो सबसे फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉलिटी, वहां से हमने ये सीरीज को स्टार्ट किया है। तो ये लेक्चर 4 है। अगर आपने पिछले 3 लेक्चर्स को नहीं देखा, मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप उन लेक्चर्स को इमीडिएटली देख लीजिए, ठीक है। और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे प्रीलिम थ्रू MCQs नाम की सीरीज है, तो उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग कॉपी पेन पकड़ के बैठिए और अपने स्कोर को टेस्ट करना है आपने। जितने करेक्ट होंगे उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करके अपना आंसर बताना है, ठीक है। आप मल्टीप्लाइड बाय 2 करके आपने अपना स्कोर बताना है और नेगेटिव मार्किंग करनी है आपने, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग कर लो कोई बात नहीं, एग्जाम में आपकी मिनिमम होनी चाहिए, होगी तो खैर वहां पे भी, बट उसको मिनिमम पॉसिबल रखना है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पे इंपॉर्टेंट PDF, नोटिफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इंडियन एक्सप्रेस सीरीज आई डू दैट इन स्टडी IQ's यूट्यूब चैनल। तो वहां से जुड़ी हुई चीजें मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पे यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें और कुछ हैक्स मैं टाइम टू टाइम यहां पे शेयर करता रहता हूं, तो आप मुझे यहां फॉलो कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है जहां पे असिमेट्रिकल फेडरलिज्म के बारे में आपसे सवाल पूछ रखा है। 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपको आंसर बताना है। इफ यू वांट टू पॉज द वीडियो यू कैन। इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और आजकल यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जा रहे हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो कैन एनीवन टेल व्हाट इज एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म? कमेंट्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। चैट भी चल रही है, आप वहां पे हमें बता सकते हैं। तो एसिमेट्रिकल जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि किसी एक चीज का पलड़ा भारी है एज कंपेयर टू अदर, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। और फेडरलिज्म आप जानते हैं कि ये एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है, पावर शेयरिंग होती है, और पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये पावर शेयरिंग होती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो जहां पे एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म की बात की जाती है, इसका मतलब यह है दैट ऑल स्टेट्स आर नॉट बीइंग ट्रीटेड इक्वली। सभी राज्यों को समान अधिकार या समान रूप से उनके साथ ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। किसी एक स्टेट के साथ कुछ एडिशनल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हो सकता है वो हिली स्टेट हो, इसलिए उसको उस एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत है। कुछ डेवलपमेंट के लिए उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स या एडिशनल प्रिविलेज की जरूरत है, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या फॉलो करते हैं, ये सोचने वाली बात है। और हमें वैसे तो पता है कि स्कीम्स, आप जानते हैं कि कुछ स्कीम्स में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो होते हैं उनकी जो फंड शेयरिंग की प्रोविजन होती है वो 90:10 की रेशियो में कुछ करते हैं कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। यानी कि उनके साथ उनको कुछ पॉजिटिव एक्शन लिया जाता है कि उनके डिफिकल्ट सिचुएशन के हिसाब से कुछ सेंटर का सपोर्ट मिल सके, ठीक है। तो यहां पे एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म में वन स्टेट पोजेसेस मोर पावर देन द अदर, ये चीज ट्रू है, ठीक है। ये पावर कैसे भी हो सकती है, फाइनेंशियल पावर हो सकती है, या नॉर्थ ईस्ट के केस में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स उनको दिए रहते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो यस, दिस इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन आर्टिकल 371। नाउ इफ यू पीपल हैव रेड लक्ष्मीकांत बुक और वहां पे फेडरलिज्म से जुड़े हुए चैप्टर्स को आपने अगर पढ़ रखा है, तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 371 में भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देने की बात कर रखी है, राइट। सो दिस इज रिफ्लेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म को फॉलो करता है। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहां पे करेक्ट हो जाती हैं। आंसर हमारा इसका ऑप्शन सी बन जाता है। सो दिस इज रिलेटिवली मॉडरेट क्वेश्चन, राइट। इसमें ये तो आपको पता होगा कि कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नाम से ही पता लग रहा है। आर्टिकल की थोड़ी नॉलेज, यानी फेडरलिज्म वाले चैप्टर्स को अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर रखा है, तो आर्टिकल की नॉलेज से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली,
ठीक है, सो सी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफी देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चंस में मैं आपको पहले ही बता दूं कि तिगड़म लगाने रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो हालांकि हम अपनी सीरीज में वो जुमले तिगड़म वो सारी चीजें बताते रहेंगे, बट यू शुड नो दैट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, देयर विल बी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बिना उसको सॉल्व करना मुश्किल है। और इस पर्टिकुलर वीडियो का यही पर्पस है कि अब जब आप लक्ष्मीकांत अपनी रिवाइज करेंगे तो वहां पे कॉन्सेप्चुअल चीजों के ऊपर खास ध्यान दे के अलग से पेपर के ऊपर उन्हें नोट डाउन करेंगे। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर कंसोलिडेटेड नोट्स जस्ट फॉर द रिविजन ऑफ अ डे बिफोर प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, सो प्रिंसिपल डिस्टेंस बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो यहां पे प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, ठीक है, एक फंडामेंटल डिस्टेंस बना के हमने रखना है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स को सेपरेशन हम क्या दूरी बनाने के लिए करते हैं? नहीं, दूरी नहीं, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स तो रादर अलग अलग ऑर्गन्स को करीब लेके आती है। एक दूसरे के काम में वो दखल अंदाजी नहीं देते, लेकिन सेपरेट होते हुए एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं और कोऑर्डिनेशन में चलते हुए वो देश संभालते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस यहां पे ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं हो सकता। प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या इसमें यूज किया जाता है? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, संविधान से दूरी थोड़ी ना हमने बनानी है, संविधान को इंटरप्रेट करते समय क्या हमें दूरी बनानी है? ऐसा भी नहीं है, राइट। तो ये लप्पी स्टेटमेंट्स हैं, लप्पी ऑप्शंस हैं। ठीक है, आई यूज दिस टर्मिनोलॉजी, ऐसे स्लैंग है ये, इसका कोई ऐसे डबल मीनिंग या वल्गर मीनिंग नहीं है, बट ये बस ना ऐसे लड्डू बांट दिए, लड्डू ऐसे, चलो क्वेश्चन बनाना है तो चलो लड्डू डाल दो, राइट। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमने अपना फोकस बना के रखना है। सी भी हमारी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती। प्रिंसिपल डिस्टेंस क्या रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बारे में, क्या इससे रिलेटेड है ये? यहां पे थोड़ा सा लग रहा है कि सेंटर और स्टेट्स, ठीक है, क्या एक दूसरे से दूरी बना के रखेंगे? जैसे घर पे एक बच्चे को अपने मम्मी पापा से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो प्राइवेसी उसकी मेंटेन रहे और रिस्पेक्ट बनी रहे। लेकिन क्या देश के मामले में सेंटर स्टेट रिलेशंस में क्या प्रिंसिपल डिस्टेंस कुछ ऐसा होना चाहिए? ये इसके साथ भी लिंक नहीं करता, ये लिंक करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म में बिलीव करता है और सेक्युलरिज्म में स्टेट और रिलीजन को आपस में थोड़ा दूर रखा जाता है। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है, जिसका मतलब है कि सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी। अगर सब्सिडी हज पे दी जा रही है तो वो दूसरे रिलीजन के पिलग्रिमेज मूवमेंट्स पे भी दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि एक रिलीजन को ज्यादा फायदा दिया या दूसरे को ऐसा नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कंप्लीट सेपरेशन भी नहीं है, लेकिन हाँ एक रिलीजन को ज्यादा बढ़ावा देना, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो जो प्रिंसिपल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, सेक्युलरिज्म के साथ ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। सेक्युलरिज्म में रिलीजन को और स्टेट को एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, ठीक है, एक मूल अंतर बना के रखना जरूरी है, फंडामेंटल डिस्टेंस रहना जरूरी है, ताकि स्टेट अपना काम करती रहे और जो रिलीजन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना पर्सनल स्फीयर में, यानी कि आध्यात्मिक सुख, लोगों के आध्यात्मिक डेवलपमेंट के लिए वो अपना काम करती रहे। ठीक है, और भौतिक सुख के लिए स्टेट अपना काम करती रहे। आई होप ये चीज आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए। लक्ष्मीकांत में इसके ऊपर एलैबोरेटली मेंशन्ड है और टेक्स्ट बुक आपको रिवाइज करनी चाहिए। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन थी तो मैं सलाह दूंगा कि लक्ष्मीकांत को आप एक बार फिर से जरूर देखना। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 3 कह रहे हैं विद रेफरेंस टू प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स हैं, हमने करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। पहली स्टेटमेंट कह रही है जो प्रीएम्बल में चेंजेस हैं वो आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट नहीं माना जाता, और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है जो प्रीएम्बल है उसको सिर्फ एक ही बार अभी तक अमेंड किया गया है। तो आप सबको पता है दैट ये तो सच है कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया, और आप कमेंट्स में लिख के बताइए कि कौन से वर्ड्स को ऐड किया गया था इस अमेंडमेंट के जरिए। पहली स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमें पता लगा है कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाता। ठीक है, प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा अलग माना जाता है। ये केशव नंदा भारती केस में ये रूलिंग आई थी, राइट। हालांकि 1960 में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी उसमें प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जा रहा था, लेकिन केशव नंदा भारती केस बड़ा बेंच था, बाद में इसकी जजमेंट आई थी, सो वहां पे चीजें बदल गई। ठीक है, अब आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, ये सब हम जानते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। नाउ ऐसी कोई चीज जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हम नहीं मानते, तो वो आर्टिकल 368 के अंदर कैसे अमेंड की जा सकती है? सोचने वाली बात है, राइट। सो इस लाइट में पहली स्टेटमेंट को हम गलत मार्क कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हमारा आंसर ना सी है, ना ए है और ना ही डी है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी बन गया।
चलिए अगला क्वेश्चन इक्वालिटी के ऊपर है। ये 2017 में आया था। आपके सामने चार ऑप्शंस गिवन है, इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करनी है। सबसे पहले तो देखो किस चीज को आप एलिमिनेट कर सकते हो। इक्वालिटी में विश्वास रखना भी एक तरीके की आइडियोलॉजी होता है, एक सोच है, ठीक है, एक विचारधारा है कि हम इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, ये भी एक विचारधारा हो सकती है। सो इक्वालिटी इन सोसाइटी कैन नेवर मीन एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी। इसी के साथ साथ इक्वालिटी का मतलब ये भी नहीं है कि कंपटीशन नहीं होगा। इक्वालिटी सोसाइटी में है, यानी कि सबको बराबरी से ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन हर इंसान में कोई एक्स्ट्रा काबिलियत है, उस काबिलियत की वजह से वो जो डिजर्व करता है उसको दिया जाएगा, यानी कि कंपटीशन एब्सेंट होना दिस इज नॉट अ कंडीशन। सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गई। ये दो ऑप्शंस काफी क्लोज हैं, लेकिन अगर आपने लक्ष्मीकांत को ध्यान से पढ़ा है या फिर 7th एंड 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ रखा है, तो वहां पे इक्वालिटी और इक्विटी के कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस बताया गया है। इक्वालिटी का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को सिर पे चढ़ा के नहीं रखना, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं देने, सबको बराबरी का अधिकार है, सबके कंडीशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बराबरी हैं, किसी के पास ऐसे प्रिविलेज नहीं है कि उनको ऊपर चढ़ा दिया, राइट। लेकिन इक्विटी में क्या है, इक्विटी में हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी के ऊपर कुछ रिस्ट्रेंट लग रखा है, यानी कि मान लीजिए कोई कोई फिजिकल लिमिटेशन है किसी इंसान की, विकलांग है सपोज, तो उसका उत्थान करने के लिए हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन ये रिजर्वेशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इससे इक्वालिटी नहीं इक्विटी क्रिएट की जा रही है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब बहुत छोटी हाइट वाला इंसान यहां पे खड़ा है, लंबी हाइट वाला इंसान इधर खड़ा है, और मॉडरेट हाइट वाला इंसान इधर खड़ा है, ठीक है। इनका टॉप के जो सिर के लेवल है ना, वो आपस में सेम लेवल पे आ गए, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज इक्विटी। एंड व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी का मतलब है कि इसको प्रिविलेज दिया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की, ताकि ये बाकियों के सेम लेवल पे आ सके। लेकिन इक्वालिटी कहती है कि कोई ऐसा ना डिस्क्रिमिनेशन देना है ना प्रिविलेज देना है, सब बराबर हैं। तो लंबी हाइट वाला अपनी हाइट होने की वजह से ऊपर उठेगा, जो छोटी हाइट वाला है उसको जहां तक अलाउ किया जाता है वो वहीं तक रहे, कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। और मॉडरेट हाइट वाला यहां पे है, दैट ऑल आर इक्वल हियर। दिस इज इक्वालिटी, दिस इज इक्विटी, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस का इसलिए करेक्ट आंसर बन गया। और ऐसी चीजें हम अपने फाउंडेशन कोर्स में काफी डेप्थ में जाके करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, 2024 वाले एस्पिरेंट्स भी आई एम वेरी श्योर कि वो इसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में फाउंडेशन कोर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां पे आप एनरोल कर सकते हैं इफ यू वांट। 31 जनवरी से इसका स्टार्ट हो रही क्लासेस लाइव सेशन के फॉर्म में। और अगर आप ये कोड यूज करेंगे CSLIVE, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आप इस कोड की मदद से वहां पे अवेल कर सकते हैं, राइट। एंड SIP प्लस में भी क्योंकि वहां पे तो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का पार्ट है ही, तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं बाय यूजिंग दिस सेम कोड। तो जितने कॉन्सेप्ट्स आपने अदरवाइज मिस कर दिए होंगे वो आपके प्रीलिम से पहले फटाफट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस कोर्स में नहीं भी एनरोल्ड, इस क्वेश्चन की मदद से उनके भी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए हैं। इन एडिशन टू दिस हम एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो स्टार्ट हो रही है 30 जनवरी यानी आज से, राइट। ये 90 डेज का प्रोग्राम रहेगा। 75 से ज्यादा डिसिप्लिन बेस्ड टेस्ट आपको दिए जाएंगे जो आपने पूरे डिसिप्लिन और निष्ठा के साथ आगे कवर करने हैं। यहां पे डेली के डेली टेस्ट देने से आपकी जो थिंकिंग पावर है, थॉट प्रोसेस है, वो इंप्रूव होगा। इसी के साथ साथ डेडिकेटेड करंट अफेयर्स रहेंगे, 16 ऑल इंडिया टेस्ट रहेंगे। जो 75 टेस्ट होंगे डेली, वो 50 MCQs के होंगे, क्योंकि आपका समय कीमती है। लेकिन फिर भी दिन का 1 घंटा अगर आप टेस्ट की प्रैक्टिस में लगाएंगे तो ब्रेन डेवलप होता है टू सॉल्व द MCQs, और वही हमने कैपेबिलिटी अपनी बढ़ानी है इस टाइम पे बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम। 16 ऑल इंडिया टेस्ट, ये फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, और ऑल इंडिया लेवल पे आप कितने पानी में हैं ये पता लगेगा। कोर्स करेक्शन करने के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। इन टेस्ट के डिटेल एक्सप्लेनेशन PDFs मिलेंगी, एंड यू विल ऑल्सो गेट रिकॉर्डेड टेस्ट डिस्कशंस, राइट। ये सारी चीजें एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप अवेल कर सकते हैं, दैट इज ओनली ₹3000। डेली प्रैक्टिस करने के थ्रू आप प्रीलिम्स में आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को एनरिच करके काफी आगे बढ़ सकते हैं। सो इफ यू यूज द कोड CS Live, आपको काफी फायदा मिल सकता है। एंड 30th जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है। सो ऑल द बेस्ट, एंड इसमें एनरोल करके अपनी प्रीलिम्स के पूरे फुल मोड में आप आ जाइए। आंसर इसका ऑप्शन A था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेजिस्लेटिव पावर जो पार्लियामेंट और स्टेट की है, उसके कॉन्टेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपने करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, कमेंट्स में लिखिए। स्टेटमेंट 1 कह रही है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर एनी और ऑल पार्ट्स ऑफ द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, राइट। सो दिस इज ट्रू, है ना। पार्लियामेंट पूरे इंडिया में किसी या पूरे इंडिया के लिए कानून बना सकती है, राइट। स्टेट लॉज डू नॉट हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। सोचने की बात है, क्या स्टेट लॉज की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगी? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि मैं मान लो हरियाणा में हूं, ठीक है। अब हरियाणा के कानून
क्या पंजाब में अप्लाई होंगे? सोचने की बात है। ये लग सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे अपने अपने कानून बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ हरियाणा का बना तो वो हरियाणा पे ही लगेगा, पंजाब पे क्यों लगेगा? लेकिन यहां पे ट्विस्ट है दोस्तों, ये जुमला, ये ट्विस्ट ये है कि हरियाणा में जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो क्रिमिनल लॉ के ऊपर लग सकती है। जैसे कि कोई इंसान हरियाणा में अगर क्राइम करता है, क्राइम करने के बाद वो पंजाब में जाके भाग जाता है, तो वो क्रिमिनल लॉ उसको पंजाब में भी अप्लाई होगा और हरियाणा पुलिस पंजाब में जाके उसको एप्रीहेंड कर सकती है, पकड़ सकती है, जेल में डाल सकती है, जो कि जेल हरियाणा की होगी। ठीक है, तो स्टेट लॉज दे sometimes, not always, but sometimes they do have extra territorial jurisdiction। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। 2 गलत हो गया तो A और B हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, आंसर पता है हमें, फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है ही, तो आंसर ऑप्शन सी बन रहा है। ठीक है, पर थर्ड स्टेटमेंट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं। स्टेट लॉज हैव जुरिस्डिक्शन ओवर इंडियन सिटीजंस एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये गलत है। स्टेट लॉज नहीं, पार्लियामेंट के लॉज, उनकी ज्यूरिस्डिक्शन रहेगी, स्टेट की नहीं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऑप्शन आपकी सी करेक्ट आंसर बन जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपका सही हो रखा होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट, कहां पे दे रखा है? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात ये कर रखी है। बताइए कहां पे है, कौन सा आर्टिकल है? कोई याद कर सकते हैं? बताना चाहिए आपको। ये आर्टिकल 51 में गिवन है। ठीक है, सम डे आई विल डिस्कस कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को याद रखने का एक तरीका क्या हो सकता है। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फाउंडेशन कोर्स में तो हम बड़े मजे से इनको करते हैं। सी आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में ना अलग अलग सेक्टर्स हैं। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कुछ चीजें हैं। जैसे स्कूल एक पर्टिकुलर सेक्टर में है तो उससे मैंने रिलेट करके एजुकेशन के रिगार्डिंग जो डीपीएसपी है उसको याद किया। सिमिलरली विमेन कमीशन है तो वो लकीली वो उसी सेक्टर में है जिस आर्टिकल से डीपीएसपी में विमेन रिगार्डिंग कुछ हमें दे रखे हैं। लेबर कमिश्नर का भी ऑफिस जो है वो भी कुछ ऐसा है। तो चंडीगढ़ के, ठीक है, चंडीगढ़ वाले लोगों को ये काफी आसानी मिलेगी। तो चंडीगढ़ के सेक्टर्स जो हैं मैंने उसको यूज करके डीपीएसपी के अलग अलग आर्टिकल्स मेमोराइज किए थे। राइट, सो इट हेल्प मी अ लॉट। और फाउंडेशन बैच में हम ऐसे ही कूल ट्रिक्स बिल्कुल मजे में करके ना बहुत सारी चीजें याद कर लेते हैं। ठीक है, सो आर्टिकल 51 आप इसको याद करना और अपनी भी कूल ट्रिक्स बनाते रहिए, स्पेशली व्हेन द प्रीलिम्स इज अप्रोचिंग सो नियर। तो आर्टिकल 51 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है, तो सीधा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें मार्क कीजिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन पे आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है एंड ट्राई टू फाइंड द करेक्ट आंसर। यहां पे राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 2 स्टेटमेंट्स में पहली स्टेटमेंट कह रही है दैट इट वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये जो चीज तो आपको पता होगी, अगर फंडामेंटल राइट्स में होता तो इसको हम अभी भी रट रहे होते, ये अभी हमें रटना नहीं पड़ता, ये कहीं और घुसा दिया गया था। तो फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये चीज हुई थी। देखो इसमें ना मैंने ये अमेंडमेंट कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू हुई इसमें डाउट आ सकता है कई लोगों का, तो इसको याद करने का ना मैंने एक ट्रिक बनाया था कि ना 4 लोगों के परिवार थे, उनकी प्रॉपर्टी थी जिसको उठा के 300 लोगों में बांट दिया। ठीक है, 2-4 लोगों के परिवार थे, उनकी प्रॉपर्टी 300 लोगों में बंट गई। तो हुआ क्या, 2-4 लोग, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी 300 लोगों में उनका आवंटन हो गया। ठीक है, और 300 लोगों में आवंटन होने के बाद इसके ऊपर 12 बिल्डर्स ने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। 2-4 लोगों का परिवार, ये बन गया आर्टिकल 44। ठीक है, ऐसे एनेक्डोट होते हैं ये, हम कोई मस्त कहानी बनाते हैं ना अगर, तो चीजें याद करनी आसान हो जाती हैं। तो अब आप भी नहीं भूलोगे। आर्टिकल 44, इनकी प्रॉपर्टी हड़प ली गई थी, तो आर्टिकल 44 प्रॉपर्टी के साथ रिलेट हो गया। 300 लोगों में आवंटन करने का मतलब है कि आर्टिकल 308 में इसको डाल दिया था, जो कि था पार्ट 12 का एक हिस्सा। राइट, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, ये नहीं आंसर हो सकता, और ये भी आंसर नहीं हो सकता। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है दैट इट इज नो लॉन्गर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड मेयरली स्टैट्यूटरी राइट। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना होता तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये होना ही नहीं था, मेंशन ही नहीं होना था। ठीक है, लेकिन ये पार्ट आर्टिकल 300A में तो गिवन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट है, तो हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता। सेकंड भी स्टेटमेंट जो है ये गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स के बारे में बता रहा था कि ऐसी चीजें हम वहां पे ट्रिक्स ऐसी यूज करते हैं। सो थर्ड फाउंडेशन बैच ये 31 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है।
जिन लोगों ने ये मन बना लिया है दैट दे वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और इवन जॉइन रेवेन्यू सर्विसेज एंड सर्व द कंट्री, उनके लिए ये बहुत सूटेबल बैच है। 1.5 साल पहले तैयारी स्टार्ट करके आप अपने आप को टाइमली सिलेबस कंप्लीट करवा सकते हैं अपने आप से, और सफिशिएंट टाइम होगा आपके लिए टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस। इस बैच में आप साइट पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिलेंगे, वहां पे जाके जो शेड्यूल देखेंगे तो लगभग ज्यादातर सिलेबस हम 25 नवंबर के आसपास आपके मेजर सेक्शंस, कोर कंपोनेंट्स आपके वहां तक कवर हो जाएंगे। उसके बाद रिवीजन के लिए भरपूर टाइम मिलेगा, आपको बुकलेट्स दी जाएंगी। उसके बाद एथिक्स, मैथ्स रिलेटेड कुछ कंपोनेंट्स चलते रहेंगे जो करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड होते हैं, राइट। एंड ये बैच शाम 6 बजे का है, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जिन्होंने 24 या 25 में भी अटेम्प्ट करना है उनके लिए भी फायदा रहेगा, और फुल टाइम लोगों के लिए भी ये फायदा रहेगा। 2 साल की इसकी वैलिडिटी है। दिस कोर्स विल बी वैलिड फॉर 2 years। लाइव सेशंस के फॉर्म में क्लास होगी, लेकिन वो लाइव सेशंस रिकॉर्डेड वर्जन में भी आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे, राइट। सो इस पर्टिकुलर बैच में आप एनरोल करके एक सॉलिड शुरुआत कर सकते हैं अपनी यूपीएससी की जर्नी की। एंड बाय यूजिंग दिस कोड CS Live, इस कोड को यूज करने से क्या होगा कि स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में अगर आपने एडमिशन लेनी है तो ये पर्टिकुलर कोड से आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यूज दिस कोड इफ यू वांट टू एनरोल। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। सिमिलरली SIP प्लस वालों को मैं बता दूं कि देखो यार, प्रीलिम्स बहुत ज्यादा दूर नहीं है। टेस्ट सीरीज जो लोगों ने तैयारी अच्छी कर ली है, रिवीजन में उनकी ग्रिप अच्छी है, तो टेस्ट सीरीज की मदद से वो अपनी डायरेक्शन सही कर सकते हैं। अगर कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है, वो कोर्स करेक्शन थोड़ी सी की जा सकती है, एंड दे आर एट अ गुड लेवल। बट देयर आर सर्टन स्टूडेंट्स जिनको रिवीजन करने में भी अभी तक प्रॉब्लम आ रही है, एंड दैट इज अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि 1 Feb को तो आपकी नोटिफिकेशन आ जानी है, ठीक है। तब तक काफी देर हो सकती है। उसके बाद अगर प्रीलिम्स को फिगर आउट कर रहे हैं आप, तो इट इज नेसेसरी कि आप अपने प्रीलिम्स की सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें। इस पर्टिकुलर बैच में डेली क्लासेस होंगी, वो क्लासेस बिल्कुल प्रीलिम्स की ओरिएंटेशन में होंगी। सो सही तरीके से आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करेंगे। क्लास के बाद टेस्ट होगा तो आपका क्लोजर मिल जाएगा। जो ज्ञान लिया उस ज्ञान को अप्लाई कैसे करना है वो पता लग गया। उस ज्ञान को अप्लाई करने के बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम भी होगा टू रिवाइज। क्यों? क्योंकि ये बैच दोपहर 3 बजे का है, ठीक है। दोपहर 3 बजे का ये बैच है, तो दिन की शुरुआत में आप कुछ रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्लास लगाएंगे, क्लास के बाद टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद अपने फिर से रिवाइज करके आप एक नींद, ऐसी नींद आपको मिलेगी जिसको आपने अर्न की है, ठीक है। तो निश्चिंत होकर आप सो सकते हैं क्योंकि दिन अच्छा यूज होगा। तो CS Live कोड यूज करने पे इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। आर्टिकल 32 के साथ ये लिंक कर रहा है। 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, नहीं 2 ही स्टेटमेंट्स हैं। करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहली स्टेटमेंट कह रही है दैट सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट आर्टिकल 32 इज बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 बेसिकली हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देता है फंडामेंटल राइट्स के केस में, तो ऑब्वियसली ये एसेंशियल पार्ट होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सो पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। स्टेटमेंट 2 को हमने आइडेंटिफाई करना है इफ दिस इज ट्रू और नॉट। ये कह रहा है दैट रिलीफ अवेलेबल अंडर इट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इज ओनली अवेलेबल आफ्टर एग्जॉस्टिंग अल्टरनेटिव रेमेडीज सच एज रिलीफ अवेलेबल अंडर आर्टिकल 226 टू अप्रोच हाई कोर्ट। इसमें बताओ क्या जुमला लगा हुआ है? एक जुमला लगा हुआ है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो रही है। व्हाट इज द जुमला? द जुमला इज दिस पर्टिकुलर वर्ड। आर्टिकल 32 में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है कि आप पहले हाई कोर्ट्स के पास उनको अप्रोच कीजिए बिफोर रीचिंग सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है। सिर्फ इकलौता यही रूट नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। सो यहां पे ओनली वर्ड लिखने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या बन जाता है? ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि अभी तक आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंगली स्कोर भी खुद को देना। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये इंटरकोर्स जो है दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, ये जो ट्रेड हो रहा है ये वो वाला इंटरकोर्स है, ठीक है। ट्रेड की बात हम कर रहे हैं, कॉमर्स की बात कर रहे हैं, सो ट्रेड वाले इंटरकोर्स की बात हो रही है, ठीक है। उसकी मूवमेंट ऑफ पीपल एंड कमोडिटीज, ये पूरे देश में हम कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, पूरे देश में ये कर रहे हैं, राइट। एंड ये क्या है बेसिकली? ये क्या चीज बता रही है? व्हाट इज इट? दिस फ्रीडम इज व्हाट? इज इट अ फंडामेंटल राइट? इज इट अ नेचुरल राइट? इज इट अ लीगल राइट? और इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? तो देखो, फंडामेंटल राइट तो हमें पता है ये तो नहीं है। फंडामेंटल राइट अगर होता तो इसको तो हमने रट के पूरा ग्रास्प कर लेना था। फंडामेंटल राइट्स में ऐसा कुछ नहीं पढ़ते, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब नेचुरल राइट्स जो होते हैं ना, वो होते हैं जो मतलब बाय नेचर ही हमें मिलने चाहिए। एक इंसान होने के नाते जो हमारे राइट्स होते हैं वो हमें मिलने चाहिए। ये सरकारें हैं कि उनको एक्नॉलेज करके फिर कानून बना देती है। जैसे राइट टू लाइफ, इट्स अ नेचुरल राइट। हम इंसान हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, राइट टू लाइफ हमारे पास होना चाहिए।
हम इंसान हैं, हम लिविंग बींग्स हैं, सोशल एनिमल है, मूव करेंगे। राइट टू लिबर्टी भी हमारा होना चाहिए। तो राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, दीज आर बेसिकली नेचुरल राइट्स। जॉन लॉक ने भी कहा था, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे फाउंडेशन कोर्स में, राइट। बट इन नेचुरल राइट्स को एक्नॉलेज करते हुए इनके ऊपर कानून बना दिए जाते हैं, ठीक है। बट नेचुरल राइट्स मतलब जो एज अ लिविंग एंटिटी हमें मिलता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं चीजों के साथ रिलेटेड है, लिविंग थिंग्स के साथ रिलेटेड नहीं है। सो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नेचुरल राइट भी ये नहीं हो सकता। अब बात रह जाती है C&D की। C&D में आपको मैं बता दूं दैट लीगल राइट का मतलब है कि उसका अस्तित्व किसी कानून के जरिए आ रहा है। वो कानून पार्लियामेंट का कोई एक्ट हो सकता है, प्रेसिडेंट का कोई ऑर्डर हो सकता है, या फिर हमारे संविधान में दी हुई कोई क्लॉज, कोई आर्टिकल हो सकता है, राइट। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ये अपने आप में हमारे लीगल राइट्स हैं। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे आर इन अ वे, अपने आप में ये लीगल राइट हैं, लेकिन हर लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होगा। आप अपनी मेरी ये बात शायद समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये लीगल राइट हैं, इसमें से कुछ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, कुछ राइट्स स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, और कुछ राइट्स यहां पे प्रेसिडेंट के ऑर्डर से या अदरवाइज ऐसे जो राइट्स हमें मिलते हैं वो हो सकते हैं, जिनका लीगल स्टेटस है, राइट। तो यहां पे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स लीगल राइट तो होगा, लेकिन हमें डी ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ऐसा आर्टिकल है जहां जो इस पर्टिकुलर फ्रीडम को दे रहा है, ये राइट हमें दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लीगल राइट की जगह हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को मार्क करेंगे, क्योंकि सी और डी में से फिर ऑप्शन डी ज्यादा स्पेसिफिक है, राइट। और हम सब जानते हैं, हमने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हैं, SIP प्लस में भी हम रिवीजन जब करते हैं तो इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर ध्यान देते हैं दैट आर्टिकल 301 जो है दैट डील्स विद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। सो बिकॉज ऑफ दैट वो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाती है, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। सो दीज वर द MCQs फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी प्रैक्टिस के थ्रू आपको ना एक कोर्स करेक्शन या ये समझ लग रही है चीज कि अपने थॉट प्रोसेस को कैसे यूज करना है, हमें जो भी लिमिटेड नॉलेज है हमने उसको कैसे यूज करना है टू सॉल्व द MCQs, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये टॉपिक्स जो हमने आज के इस लेक्चर में कवर किए हैं, इनको जब आप रिवाइज करेंगे, सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि यू हैव टू बी केयरफुल, और दिमाग में हमेशा ऐसे सोचो कि क्वेश्चन क्या आ सकता है, तभी आप रेलेवेंट चीजें और इरेलेवेंट चीजों को सेग्रीगेट कर पाएंगे और अपनी ज्यादा एनर्जी रेलेवेंट चीजों पे दे पाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। माय बेस्ट विशेस कि आप सबका प्रीलिम्स एग्जाम जरूर क्रैक हो, और मेंस में हम और आप मिलके आपका मेंस भी क्रैक कर पाएंगे। टिल देन, विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।